क्या हो अगर बैटलफील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही ना हो। वेलकम बैक टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ बर्सर्क क्रिएटेड बाय लेजेंडरी केंटारो मियुरा, जहां हर जीत अपने साथ एक कीमत लाती है। अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीन की शुरुआत में हमें गट्स और कास्का दिखाए जाते हैं, जिसमें गट्स ने अपने कपड़े कास्का को पहनने दिए हैं और गट्स खुद नंगे बदन है। फिर कास्का अपनी कहानी सुनाती है। उस दिन सब कुछ बदल गया। मैं क्या सोचती थी और कैसे जीती थी, हर चीज बदल गई। वो जिंदगी जिसे मैं हमेशा सहते हुए जीती थी, वो अब ऐसी जिंदगी में बदल गई है जहां मैं जीतने के लिए लड़ाई करती हूँ। मुझे वह डाइनिंग टेबल याद आती है जहां मैं अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती थी, लेकिन अब वो एक युद्ध के मैदान में बदल चुका है जो मौत, खून और लाशों से लथपथ है। उस दिन से सब कुछ बदल चुका है। जब मैं ग्रिफिथ से मिली थी, अब मुझे लगता है कि वो एक बुरा सपना था और यह सपना अभी भी चल रहा है। पहले से ही मैं ग्रिफिथ को आदर्श मानती आ रही हूँ। वह मेरे लिए किसी संत या पैगंबर से कम नहीं है और सबको भी यही लगता है कि ग्रिफिथ उनके लिए एक एंजल है जिसे गॉड ने भेजा है और उसी की वजह से हमने हर युद्ध में विजय पाई है। लेकिन जब हम उसे करीब से देखते हैं तो वह एक छोटे बच्चे जैसा लगता है, इतना जवान कि उसे एक इनोसेंट लड़का कहा जा सकता है। और जब हमें पता चलता है कि वो किसी रॉयल्टी या नोबल फैमिली से नहीं है, नहीं वो कोई सोल्जर है बल्कि हम सबकी तरह एक आम इंसान है, तो हम उससे और भी ज्यादा जुड़ जाते हैं। मेरी नजर में वह एक चमत्कार है, भगवान का भेजा हुआ एक एंजल। यही है ग्रिफिथ की असली सच्चाई। कुछ समय बाद मैं अपने आप को एक सिपाही के तौर पर तैयार कर रही थी। उसी समय बैंड ऑफ द हॉक के सारे लोग एक फ्यूडल लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में फंसे हुए थे। वह फ्यूडल लॉर्ड बहुत अमीर और फेमस इंसान था, लेकिन वह अश्लील चीजों से जुड़ा हुआ था और गंदे अफेयर्स करता था। लेकिन उसकी सबसे घिनौनी बात उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि उसकी बीमार पसंद थी। वह पड़ोस के गांव से छोटे छोटे लड़कों को उठा लाता था, उन्हें कैद करके अपने महल में रखता था और उनके साथ शारीरिक शोषण करता था। उन बच्चों की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वे सिर्फ डर जानते थे, एक ऐसा डर जो दिल दहला दे, बहुत ही घिनौना। और एक समय ऐसा भी था जब मैं भी उन बच्चों जैसी बन सकती थी। आज के समय में लोग इससे भी ज्यादा घिनौने काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वह याद आज भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। कास्का आगे बताती है कि जब ग्रिफिथ अपना हाथ उसके कंधे पर रखते थे तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती थी और उसका डर खत्म हो जाता। कई युद्धों के बाद एक दृश्य दिखाया जाता है, एक छोटा बच्चा जिसकी छाती में तीर लगा हुआ है, जमीन पर मरा पड़ा है। वह बच्चा लगभग 10 साल का था और कुछ महीने पहले ही बैंड ऑफ द हॉक में शामिल हुआ था ताकि एक अच्छा सोल्जर बन सके। मुझे उसका नाम नहीं पता और उसने ऐसा कोई खास काम भी नहीं किया था जिससे वो नोटिस में आए, ये सब ग्रिफिथ कह रहा होता है। फिर कास्का कहती है कि युद्ध में बहुत लोग मरते हैं और कई तो बिना नाम निशान के ही भुला दिए जाते हैं, लेकिन ग्रिफिथ अकेला ऐसा था जो हर मरने वाले को याद रखता था। ग्रिफिथ उस बच्चे के पास जाता है, एक टूटा हुआ सोल्जर टॉय उसके हाथ में दिया जाता है और वह कहता है कि यह उस बच्चे का अनमोल खिलौना था। ग्रिफिथ कहता है कि शायद यह बच्चा इस खिलौने को बहुत पसंद करता था और एक नाइट बनने का सपना देखता था। फिर वह सोचता है, क्या वह खुश था? क्या उसने अपने सपने को देखते हुए ही मृत्यु पाई? क्या उसका सपना वहीं खत्म हो गया या फिर वह मेरे सपनों की वजह से मारा गया? यह सोचकर वो कहता है कि शायद मेरे ही सपनों ने उसे मार दिया। कास्का कहती है कि उसने ग्रिफिथ को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ और भी देखा जो असल में ग्रिफिथ जैसा नहीं था। एक शाम युद्ध से लौटने के बाद उसने ग्रिफिथ को महल की बालकनी में देखा। जब उसने उसका नाम पुकारा तब उसे पता चला कि ग्रिफिथ नग्न खड़ा था और उसके पीछे वह फ्यूडल लॉर्ड खड़ा था। उसका हाथ ग्रिफिथ के कंधे पर था। यह देखकर कास्का सदमे में चली जाती है। अगले दृश्य में गट्स गुस्से से पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वह सच में उस फ्यूडल लॉर्ड के साथ था? अगली सुबह कास्का अपनी कहानी जारी रखती है। वह देखती है कि ग्रिफिथ नदी में खुद को धो रहा है और वह उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी? फिर वो मजाक में कहता है कि नहाना उसे अच्छा लगता है। यह सुनकर कास्का मुंह मोड़ लेती है, लेकिन ग्रिफिथ चिल्लाता है, क्या मैं कितना गंदा हूं? क्या मेरा शरीर गंदगी से भरा है? कास्का रोते हुए कहती है, नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर वह पूछती है, आप उस फ्यूडल लॉर्ड के साथ क्यों थे? पहले ग्रिफिथ कुछ नहीं कहता और कास्का माफी मांगती है, लेकिन फिर वह कहता है, नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, और सच्चाई बताते हुए कहता है, तुम गलत नहीं हो, तुमने जो सोचा था वही सही है। कास्का गुस्से और घृणा से पूछती है, तुम ऐसे इंसान के पास क्यों गए? ग्रिफिथ जवाब देता है, पैसों के लिए। वह समझाता है कि एक आर्मी बनाने के लिए पैसे, सिपाही, घोड़े, इक्विपमेंट और प्रोविजन चाहिए और इनमें से कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर वो सिर्फ युद्ध पर निर्भर रहेगा तो उसके और भी सैनिक मरेंगे, इसलिए उसने कम जोखिम वाला रास्ता चुना। वह कहता है कि अगर वह किसी भी तरह अपने सैनिकों की जान बचा सकता है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह अपने हाथ को खरोंच कर खून निकालता है और कहता है कि इतने लोगों की मौत का बोझ उसी पर। कास्का उसे रोकते हुए कहती है कि सैनिक उसकी वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लड़ते हैं, लेकिन ग्रिफिथ कहता है कि फिर भी अगर वह कुछ कर सकता है तो वह करेगा। यह कहकर वह खुद को और चोट पहुंचाता है और उसका खून नदी में बहने लगता है। वह कहता है कि वह अपने जीवन में हमेशा जीतता रहेगा ताकि वह इस पाप का संतुलन कर सके। यह एक खून से भरा सपना है।
कास्का उसे रोकने के लिए नदी में कूद जाती है और उसे पकड़कर कहती है, बस करो, अब रुक जाओ। ग्रिफिथ कहता है कि वो ठीक है, लेकिन कास्का कहती है कि यही वही इंसान है जिसने उससे जीने का रास्ता दिया था। वह कहती है कि ग्रिफिथ का सपना बहुत बड़ा और सच्चा है और उसका बोझ भी बहुत भारी। गट्स कहता है कि वह मजबूत नहीं है, उसे मजबूत बनना पड़ा है। अंत में कास्का कहती है कि वह जीवन भर उसके साथ रहना चाहती है और अगर ग्रिफिथ अपने सपने के लिए सब कुछ त्यागना चाहता है तो वह उसकी तलवार बनना चाहती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस डार्क जर्नी ऑफ बर्सर्क में। मिलते हैं अगले चैप्टर में।